हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिब्रोनोलाइटिक एजेंट। तो ये वो मेडिसिन है जो कि आपके फिब्रिन क्लॉट को ब्रेक करने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। अब बात ये आती है कि भाई हम जब बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, हमने पढ़ा है उसमें कि क्लॉटिंग होना क्यों जरूरी है। अगर आपका कहीं पे भी आपको चोट लगी है, अगर वहां पे क्लॉट फॉर्म नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अननेसेसरली आपका क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है ना, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकती है, ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है। प्लस आपकी हीलिंग में भी, अगर कहीं पे आपको चोट लगी है तो वहां पे आपके घाव को भरने में भी ये हेल्प करती है ना। लेकिन अगर ये ब्लड क्लॉट आपकी ब्लड वेसल्स में बनने लग जाए, सपोज ब्लड वेसल अंदर किसी भी वजह से डैमेज हो गई है और वहां पे ये क्लॉट बनने लग जाए तो क्या होगा, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पे कहीं डैमेज हुआ, इसकी वजह से इस तरीके से यहाँ पे क्लॉट बन गया। अब इस क्लॉट की वजह से क्या होगा, देखो ये डैमेज तो आपने बचा लिया, लेकिन अंदर देखो आप, ब्लड वेसल का ल्यूमेन क्या हो चुका है, आपका नैरो हो चुका है। तो अब यहां से जो ब्लड आपका फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, उसके पास केवल इतना एरिया है फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो जो भी ऑर्गन यहाँ पे आएगा, सपोज ये कोई भी मसल है, सपोज हार्ट की मसल है, तो इस मसल को क्या मिलेगा, जो ब्लड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। ब्लड कम मिल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है, न्यूट्रिएंट भी कम मिल रहा है। तो इसका मतलब फाइनली क्या होने वाला है, जो ये मसल में सेल है धीरे धीरे डेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, इनमें नेक्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने टाइम से इस चीज को प्रिवेंट नहीं किया, इस क्लॉट को यहां से हटाया नहीं, तो क्या होगा आपका, फाइनली क्या होगा, मसल, जो भी ये आपकी पूरी मसल है, ये क्या हो सकती है, आपकी फेल हो सकती है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि सेल्स की वजह से ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। तो अब बात ये आती है कि अगर ये क्लॉट बन गया, ठीक है, तो अब इसका क्या करें, ठीक है, क्योंकि अगर हीलिंग के टाइम पे तो नॉर्मल चोट लगी है, क्लॉट बनना सही है, लेकिन अगर इस तरीके का क्लॉट बन रहा है तो अब इस क्लॉट को ब्रेक करने के लिए हम जो एजेंट्स को यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस हमने डिटेल में देखी हुई है कि कैसे फाइनल स्टेप में आपका फिब्रिन जो कि सॉल्युबल फॉर्म में था वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आपका क्लॉट बन जाता है। यही था ना लास्ट स्टेप क्लॉटिंग प्रोसेस का। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो दिमाग में, ठीक है। तो बात ये है कि फाइनली जो क्लॉट बना है, अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स यूज करेंगे। अब आपको एजेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि फिब्रिनोलाइसिस होती कैसे है, क्योंकि फिब्रिनोलाइसिस यानी कि फिब्रिन का टूटना एक नेचुरल प्रोसेस है, लाइक ब्लड क्लॉटिंग। जैसे हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब भी ऐसा कुछ होता है बॉडी में तो एकदम से क्लॉटिंग खुद ब खुद होती है ना, वैसे ही फिब्रिनोलाइसिस भी होती है। ये क्यों होती है, कि आपका बैलेंस मेंटेन हो सके, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि क्लॉटिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि आपकी ब्लड वेसल आपकी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। अगर इस टाइप की सिचुएशन आ रही है तो वहां पे आपके पास फिब्रिनोलाइसिस का मैकेनिज्म भी साथ साथ में चलता है, ताकि आपका ब्लड क्लॉट अगर बन भी रहा है तो वो ब्रेक हो जाए, सो दैट आपका ब्लड वेसल ऐसे फ्लो आपका ऑब्स्ट्रक्ट ना हो ब्लड का। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात ये है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, फिब्रिनोलाइसिस क्या है, ठीक है, किस तरीके से हमारी बॉडी में फिब्रिनोलाइसिस होती है। देखो, मैंने एंटीकोगुलेंट आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, एंटीकोगुलेंट वो ड्रग हैं जो कि क्लॉट को बनने से रोकती हैं, है ना। लेकिन अगर एक बार क्लॉट बन गया, अब उसे कौन तोड़ेगा, है ना। क्लॉट को बनने से रोकने के लिए तो एंटीकोगुलेंट आपने हिपैरिन दिया, वार्फरिन दिया, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग दी, लेकिन अगर एक बार क्लॉट बन गया तो अब उसे कैसे तोड़ोगे, तो उसके लिए फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स हैं, ठीक हो गया। तो पहले हम समझेंगे फिब्रिनोलाइसिस के मैकेनिज्म को, कैसे आपका फिब्रिनोलाइसिस होती है, फिब्रिन कैसे हमारे नेचुरली बॉडी में टूटता है, ठीक है, जो क्लॉट बना है वो कैसे टूटता है, और फिर हम देखेंगे कि हमारे एजेंट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं उस प्रोसेस में, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है, मैंने इसका एक सेक्शन कट करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सपोज आप ऊपर से देख रहे हो, इसके ल्यूमेन को हम देख रहे हैं, तो ये है, मान लीजिए वो ल्यूमेन, ठीक है, केवल एक सेक्शन कट किया हुआ है मैंने ब्लड वेसल का। ये केवल समझने के लिए है कि किस तरीके से फिब्रिनोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल है पूरी, इस तरीके से हमने देखा है, ब्लड वेसल के सबसे अंदर क्या होता है, हमारा
वेस्कुलर एंडोथीलियम की लेयर होती है ना, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो वही सेल मैं बना रही हूं, ये हमारी एंडोथीलियल सेल है जो कि ब्लड वेसल की सबसे इनर लेयर जो हमारी ट्यूनिका इंटीमा होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। तो सपोज हुआ क्या, देखो ये तो नॉर्मल ब्लड वेसल थी, ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल का ये ल्यूमेन है, बीच का हिस्सा है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पूरे में ब्लड होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर किसी भी वजह से सपोज ये डैमेज हो गई, वेस्कुलर एंडोथीलियम डैमेज हुआ, ठीक है, तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है बेटा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, पूरी पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको समझाई हुई है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप पैथोफिजियोलॉजी को समझ सकें, क्योंकि वही यहाँ पे काम आने वाली है, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो क्या होता है, देखो वेस्कुलर एंडोथीलियम जब भी डैमेज होता है तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है आपका, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है आपका, प्लाक फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हुआ, प्लाक फॉर्म हो गया, ठीक हो गया, ये है। तो अभी क्या है, ये प्लाक है। और प्लाक कैसे बनता है पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, फैट डिपोजिशन की वजह से ये बनता है, और क्या मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है वो आप लेक्चर में देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हुआ प्लाक बनना, ठीक है, अभी प्लाक बना था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लाक रप्चर हो गया, सपोज ये प्लाक किसी वजह से टूट गया, इस तरीके से देखो प्लाक रप्चर हो गया, तो इसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, पहले प्लाक बनता है, फिर क्या बनता है, थ्रोम्बस बनता है। कैसे बनता है, हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट हैं वो फटाफट से ये जहां पे रप्चर्ड प्लाक होता है इसके पास आती हैं और एग्रीगेट फॉर्म करने लगती हैं। इस तरीके से हमारी प्लेटलेट में एग्रीगेशन होने लगेगा, सारी प्लेटलेट एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, आपकी स्टिक करने लगेंगी, क्योंकि जो प्लेटलेट पहले यहाँ पे जाएगी उसका एक्टिवेशन होगा, वो बाकियों को भी एक्टिव कर देंगी, क्योंकि ये प्लेटलेट अपने अंदर से कुछ मीडिएटर्स को रिलीज करती है, लाइक एडीपी है हमारा, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये क्या करता है, दूसरी प्लेटलेट्स को भी क्या करता है, हेल्प करता है टू फॉर्म एग्रीगेट। ओके, ये बन गया प्लेटलेट का एग्रीगेशन। अब जब प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इस तरीके से फिब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्या है, फिब्रिन डिपोजिशन और ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली अब जो ये पूरा फॉर्म हुआ इसे आप क्या बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस। अभी तक तो खाली प्लाक था, अब किस में बदल गया है, थ्रोम्बस में बदल गया है। और अब हमारा एम, और ये क्या है, ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाए हैं ये फिब्रिन के स्ट्रैंड है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग का जो फाइनल स्टेज होती है वो यही होती है ना, फिब्रिन आपका डिपॉजिट हो जाता है। तो यानी कि अगर हम सीक्वेंशियल रिएक्शन देखें तो सबसे पहले क्या बना, प्लाक बना, और क्यों बना, वेस्कुलर एंडोथीलियम के डैमेज होने की वजह से, सारा डिटेल में कराया हुआ है मैंने। प्लाक रप्चर हुआ, ठीक है, प्लाक जैसे ही रप्चर हुआ तो क्या बना आपका, सबसे पहले जो प्लेटलेट थी ब्लड में प्रेजेंट उनका माइग्रेशन होने लगा टुवर्ड्स द प्लाक, और वहां पे प्लेटलेट्स का क्या हुआ, एग्रीगेशन हो गया। प्लेटलेट के एग्रीगेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका, ब्लड कोगुलेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ, चलो मैंने कोगुलेशन लिख लिया है, और वी कैन से क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट बन चुका है, और आप जानते हो क्लॉट बनने का मतलब क्या है कि हमारा फिब्रिन जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। फिब्रिन जो होता है हार्ड मास प्रोवाइड करता है। सो ये हमारी पूरी प्रोसेस हुई। ये तो क्या है आपका कि कैसे आपका फिब्रिन क्लॉट फाइनली बनता है ब्लड वेसल्स में। अब क्या हुआ, देखो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ल्यूमेन था उसका डायमीटर कम हो गया ना, इतना एरिया तो आपके थ्रोम्बस ने ही कवर कर लिया। तो इसके थ्रू जो ब्लड जाएगा, जो भी इस ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड जाएगा वो उसको एरिया कम मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो अब हमारा एम क्या है कि फिब्रिनोलाइसिस, यानी कि हमें इस क्लॉट को तोड़ना है। हमें पता है कि ये फिब्रिन ही है जिसकी वजह से ये पूरा इंटैक्ट है। ये थ्रोम्बस अगर ऐसे का ऐसा यहाँ पे टिका हुआ है तो वो किसकी वजह से है, फिब्रिन की वजह से है। अगर किसी भी वजह से तुम इस फिब्रिन को तोड़ने में हम लोग सक्सेसफुल हो जाए तो ये पूरा का पूरा थ्रोम्बस भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए फिब्रिनोलाइसिस देखते हैं कि नेचुरली हमारी बॉडी में फिब्रिनोलाइसिस कैसे होती है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है।
जैसे क्लॉट बन रहा है वैसे ही लाइसिस भी होते रहेगी। और जब ये दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, सपोज क्लॉट बन रहा है लेकिन लाइसिस हो नहीं रही है उसी रेशियो में, तब जाके हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। ठीक हो गया। चलिए फिब्रिनोलाइसिस कैसे होती है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमारा जो लीवर है, ठीक है, जो लीवर है, लीवर अपने अंदर से एक प्रोटीन को रिलीज करता है। ठीक है, क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सी है ये, प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, इसको हम जाइमोजेन भी बोलते हैं। जाइमोजेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव है। ठीक है, जितने भी जाइमोजेन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, तो ये इनएक्टिव है और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब अगर इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनता है, प्लस शुगर। ठीक है, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा सबसे पहले समझ में आ गया। लीवर क्या सिंथेसाइज करता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिनोजेन, जो कि जाइमोजेन है, इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, देखो जो ये प्लाज्मिनोजेन है ना, इसकी दो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। मैं बता दूं आपको, एक है आपकी टाइप 1 प्लाज्मिनोजेन, एक है आपका टाइप 2 प्लाज्मिनोजेन। दोनों में क्या वेरिएशन है, जो टाइप 1 आपका प्लाज्मिनोजेन है, इसमें आपका जब पूरा स्ट्रक्चर आप प्लाज्मिनोजेन का देखोगे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं और शुगर मॉइटी प्रेजेंट होती है। तो आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे टाइप 1 जो प्लाज्मिनोजेन है, इसमें दो जगह पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा। दो जगह पे ग्लाइकोसाइलेशन होने का मतलब क्या है, पूरे स्ट्रक्चर में दो शुगर मॉइटी आपको दिखाई देंगी। पूरा प्लाज्मिनोजेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे उसमें दो जगह पे आपको शुगर मॉइटी दिखाई देंगी। ठीक है, वो कौन से दो स्पेस हैं, एक तो होगा आपका एन लिंक्ड, यानी कि जो आपके फर्स्ट, एक मिनट, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स प्लाज्मिनोजेन के स्ट्रक्चर में जहां पे भी आपका नाइट्रोजन एटम होगा ना, वहां पे उस नाइट्रोजन एटम के साथ एक आपका ओलिगोसेकेराइड जुड़ा होगा, शुगर मॉइटी जुड़ी होगी, और एक जहां पे ऑक्सीजन एटम होगा वहां पे आपका ग्लाइकोसाइलेशन होगा, यानी कि एक शुगर मॉइटी वहां पे जुड़ी होगी। तो टाइप 1 जो प्लाज्मिनोजेन होता है उसमें दो शुगर मॉइटी होती है, एक एन लिंक होगी यानी कि नाइट्रोजन एटम से जुड़ी हुई होगी, एक ओ लिंक होगी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन एटम से जुड़ी होगी। जबकि बात करें अगर टाइप 2 की, तो इसमें केवल एक ही जगह पे आपका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, वो भी क्या है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक हो गया, दोनों में वेरिएशन समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चरली देखोगे तो प्लाज्मिनोजेन दो टाइप के हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के केस में दो जगह पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा, यानी कि पूरे प्लाज्मिनोजेन के स्ट्रक्चर में जो पूरे अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, दो जगह पे आपके क्या होंगे, शुगर मॉइटी अटैच्ड होंगी। एक जगह पे वो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच्ड होगी और एक जगह पे वो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड होगी। जबकि टाइप 2 की बात करें तो केवल एक जगह पे आपका ग्लाइकोसाइलेशन होगा, यानी कि एक जगह पे हमारा शुगर मॉइटी रहेगी, वो भी कैसी होगी, ओ लिंक, यानी कि ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड होगी। तो दोनों में वेरिएशन समझ में आया। अब इसे बताने का क्या रीजन है, जो टाइप 1 प्लाज्मिनोजेन होता है ना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा प्लाज्मिनोजेन कहाँ पे है, हमारे लीवर ने बनाया और कहाँ पे पहुंच गया है, हमारे सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में है। ठीक है, देखो जो टाइप 1 प्लाज्मिनोजेन है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन में ये भी प्रेजेंट रहेगा, ये भी रहेगा। तो ये क्या करता है, फटाफट से माइग्रेट कर जाता है टू ब्लड क्लॉट। कहाँ जाता है ये, जहां पे भी ब्लड क्लॉट बना हुआ है। सपोज यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है, सपोज ये है हमारा टाइप 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका फटाफट से जाएगा और कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, क्लॉट की तरफ। ठीक है, जो हमारा जहां पे भी ब्लड का क्लॉट बना होगा, ये थ्रोम्बस जहां पे भी बना होगा, वहां पे ये माइग्रेट कर जाएगा और इस तरीके से फिब्रिन के स्ट्रैंड जो होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है। ये रहा हमारा प्लाज्मिनोजेन। कौन सा वाला है ये, टाइप 1। तो टाइप 1 की डेस्टिनेशन क्या है, ब्लड क्लॉट, यानी कि ये फाइनली कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड क्लॉट में चला जाएगा और फाइनली जो हमारे फिब्रिन के स्ट्रैंड है उनके साथ अपना भी वहीं पे अटैच हो जाएगा, फिब्रिन के सरफेस में एड्सॉर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये फिब्रिन है इसके सरफेस में ये एड्सॉर्ब हो गया। अब टाइप 2 का क्या होता है,
जो टाइप 2 है ना, ये हमारा क्या करता है, यहां से मैं एरो लगा रही हूं, जो टाइप 2 आपका प्लाज्मिनोजन है ये ब्लड क्लॉट में नहीं जाता है, इसका रोल ब्लड क्लॉटिंग में या फिब्रोनोलाइसिस में नहीं है। ये क्या करता है हमारा, ये माइग्रेट कर जाता है टू सेल सरफेस। हमारी जो बॉडी में सेल्स है ना, उनके सरफेस में ये चला जाता है और वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया, दोनों में वेरिएशन समझ में आ रही है, टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 1 कहाँ गया हमारे, जहां पे भी हमारा थ्रोम्बस बना हुआ है, जहां पे भी फिब्रीन है हमारा, बेसिकली फिब्रीन के सरफेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, पहले लीवर ने इसे बनाया था और फिर ये सरफेस पे चला गया। और जो टाइप 2 है, जो केवल जिसमें केवल एक ही जगह पे आपका ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है, वो कहाँ चला जाएगा, किसी भी सेल के, क्योंकि ब्लड में है तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली सारी ऑर्गन्स को, सेल्स को सप्लाई होगा, है ना। तो किसी भी सेल के सरफेस में जाके ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा इसका ज्यादातर एक्सप्रेशन या सबसे ज्यादा माइग्रेशन आपकी कैंसरस सेल में देखा गया है, क्योंकि पहले इसके बारे में, इसका एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं था, वो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो अभी पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका ब्लड क्लॉट में कैसे माइग्रेट हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मिनोजन चला गया। फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेल सरफेस वाले को। चलिए, टाइप 1 जो प्लाज्मिनोजन है, लीवर ने इसे बनाया और ये आ गया हमारे फिब्रीन के पास, फिब्रीन के सरफेस में ये एब्जॉर्ब हो गया। अब क्योंकि ये इनएक्टिव है, हमने पहले ही बोला है प्लाज्मिनोजन जो है आपके क्या है, जाइमोजन है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है। होता क्या है, देखो हमारी जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये अपने अंदर से क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया, किसने रिलीज किया, ये वेस्कुलर एंडोथेलियम सेल ने। ठीक हो गया, नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है आपका प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। जो ये इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन है, इसको ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा। इसके अलावा भी आपके कुछ और कंपोनेंट होते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये तो समझ में आ गया कहाँ से रिलीज हुआ है, फ्रॉम वेस्कुलर एंडोथेलियम। इसके अलावा भी देखो कौन है जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिव करता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलिए इसे हटा देते हैं यहाँ से, ये हमने देख लिया है कैसे होता है। चलिए, पहला तो ये हो गया टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसे बोलते हैं हम, इस तरीके से आप लिख सकते हो टीपीए। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। दूसरा है हमारा यूरोकाइनेज टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, तीसरा है हमारा कैलिक्रेन, और चौथा है हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12, हैगमैन फैक्टर जिसे बोलते हैं। ये चार आपके कंपोनेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन को, जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है, उसे एक्टिव करने का काम करते हैं। चाहे वो ये वाला प्लाज्मिनोजन हो जो कि हमारे किससे अटैच्ड है, फिब्रीन से अटैच्ड है, चाहे आपका टाइप 2 प्लाज्मिनोजन हो जो कि सेल सरफेस में माइग्रेट हुआ है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर, सबसे पहले टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन रिलीज करता है, वेस्कुलर एंडोथेलियम। ठीक है, किसने रिलीज किया इसे, वेस्कुलर एंडोथेलियम ने। यूरोकाइनेज टाइप जो आपका प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये हमारी किडनी की सेल्स होती है, वहां से रिलीज होता है। कैलिक्रीन हमारी लीवर सेल से रिलीज होता है। ठीक है, लीवर सेल। और फैक्टर आप जानते हो, ये तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड में हमारा ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है। ठीक है, और ये कैलिक्रीन ही है जो आपका क्या करता है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये चार आपकी चीजें ऐसी है जो क्या करने वाली है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने वाली है। यहाँ पे मैंने केवल फर्स्ट को मेंशन किया हुआ है, टीपीए। ठीक है, तो ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेगा, चलिए इसे हटा के हम शॉर्ट में लिख देते हैं सो दैट हमारे पास स्पेस यहाँ पे अवेलेबल रहे। ठीक है, क्या है ये हमारा टीपीए। ठीक, ये क्या करता है, देखो ये जो प्लाज्मिनोजन है ना, प्लाज्मिनोजन आपको दिख रहा है, इसे ये किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लाज्मिनोजन को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू प्लाज्मीन।
ठीक है, ये कन्वर्जन किसने कराया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ने। ठीक है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और चाहे इन तीनों को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ये क्या करते हैं, आपके जो प्लाज्मिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया। और ध्यान रखिएगा प्लाज्मिन इसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है, और प्लाज्मिन का काम क्या होता है, ये सीधे सीधे ये फिब्रिन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, जब तक प्लाज्मिनोजन था ना, जब तक ये प्लाज्मिनोजन था तब तक तो फिब्रिन को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही इन फैक्टर्स की प्रेजेंस में जो प्लाज्मिनोजन था अपनी एक्टिव फॉर्म में आया, तो वैसे ही क्या हुआ, इस प्लाज्मिनोजन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? तो फिब्रिनोलाइसिस कैसे हुई, समझ में आ रहा है। अब बात ये आती है कि ये फैक्टर्स रिलीज कब होंगे, क्या ये हमेशा रिलीज होते हैं या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं जहां पे इनका रिलीज होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आपकी सिचुएशन होती है जो इन फैक्टर्स को रिलीज करवाती है। तो ध्यान रखें, पहला है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है सेलुलर लेवल पे तो आपका यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, तब भी ये फैक्टर्स रिलीज होंगे अपनी अपनी जो भी इनकी लोकेशन है वहां से। दूसरा आपकी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। थ्रोम्बिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड। ठीक है, हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड है जब वो एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करवा देता है। देखो वहां पे वो क्या करा रहा है, क्लॉटिंग तो करवा रहा है। क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड हमने देखा था ना, कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में बदला था। और जब थ्रोम्बिन बन गया था तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ था, आपका जो फाइनली जो ब्लड का क्लॉट था वो इंटैक्ट बन गया था, यानी कि जो फिब्रिन सॉल्युबल फॉर्म में था वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया था, है ना। क्लॉटिंग के लिए जरूरी था ना, लेकिन एट द सेम टाइम जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, आपका प्लाज्मिनोजन को भी एक्टिवेट करने का काम करता है, इसीलिए मैंने लिखा है थ्रोम्बिन एक्टिविटी। ठीक है, तो थ्रोम्बिन की वजह से जो प्लाज्मिनोजन जो कि इनएक्टिव है वो अपनी एक्टिव फॉर्म प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड आपका चीज है जिसकी वजह से ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी ऑफ हिस्टामीन एंड ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ये दोनों हमारे जो ऑटोकॉइड है ये दोनों भी आपका क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, आपका आप बोल सकते हो इस प्रोसेस को मिमिक करते हैं, यानी कि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराने के लिए जो ये फैक्टर्स जरूरी हैं इनके रिलीज को बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अगर हमारी सेल लेवल पे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हैं, साथ ही साथ थ्रोम्बिन हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में है जो कि क्लॉटिंग के टाइम पे होता है, और थर्ड अगर हमारे जो मीडिएटर है बेसिकली जो हमारे ऑटोकॉइड्स है, हमारे हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, अगर इनका लेवल ज्यादा है, ये रिलीज हुए हैं, तो इनकी वजह से ये क्या होंगे, आपके रिलीज होंगे। और ये रिलीज होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा आपको दिखाई दे रहा है। मैंने केवल टीपीए मेंशन किया है, बट आपको ये भी दिमाग में रखना है कि टीपीए के अलावा यूरोकाइनेज टाइप जो आपका प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, कैलिक्रीन और फैक्टर 12, ये सारे के सारे इस प्रोसेस में आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये है फिब्रिनोलाइसिस कि फिब्रिनोलाइसिस कैसे होती है। इसमें एक और पॉइंट जो हमारा मिस हो रहा है वो ये है कि जब हम बात कर रहे थे प्लाज्मिनोजन की, ठीक है, जो ये प्लाज्मिनोजन के बारे में हमने क्या बोला कि प्लाज्मिनोजन आपका 2 टाइप का है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है, ये प्लाज्मा आप ये भी सोच सकते हो ना कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लाज्मिनोजन जब सर्कुलेशन में है तभी ये एक्टिव हो जाए। ऐसा क्यों हुआ कि ये केवल फिब्रिन के साथ बाइंड होने के बाद ही ये कंपोनेंट इसे एक्टिव कर पा रहे हैं। ये कंपोनेंट तो ये देखो यूरोकाइनेज टाइप जो है ये किडनी सेल रिलीज कर रही है, ये लीवर से रिलीज हो रहा है, ये ऑलरेडी हमारे ब्लड में है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना ये फैक्टर डायरेक्टली जो हमारा प्लाज्मिनोजन जब हमारे सर्कुलेशन में है तभी से एक्टिवेट कर दे। ये दिमाग में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर ये आया है क्वेश्चन तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो ये है कि जब प्लाज्मिनोजन हमारे सर्कुलेशन में होता है तो ये क्लोज स्टेट में होता है। क्लोज स्टेट मतलब इसका एक्टिवेशन नहीं हो सकता है। इसकी जो आपका एंड टर्मिनल में आपके 6 रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके का स्ट्रक्चर, क्रिंगल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि क्लोज फॉर्म में प्लाज्मिनोजन को रखता है। तो प्लाज्मिनोजन जब तक हमारे सर्कुलेशन में है इसे कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता, पहली बात। ठीक है, जैसे ही ये प्लाज्मिनोजन
हमारे ब्लड क्लॉट में जाता है या फिर सेल सरफेस में जाता है, तो तब जाके ये अपनी क्लोज स्टेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ओपन स्टेट में। अब ये एक्टिव हो सकता है। समझ में आ रहा है सर्कुलेशन में क्यों एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि एक्टिवेशन केवल क्लॉट जहां पे बना था या फिर सेल सरफेस में ही हुआ, जो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी सेल सरफेस में कैसे हो रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बात ये आती है, समझ में आ गया कि फिब्रिनोलाइसिस होती कैसे है, ये क्लॉट कैसे टूटा। जब हमारा प्लाज्मिनोजन जो है प्लाज्मिन में बदला, तो प्लाज्मिन ने जो फिब्रिन का स्ट्रैंड था उसे तोड़ दिया, यानी कि क्लॉट आपका टूट गया। फाइनली जो ब्लड का क्लॉट बना था वो हमारा ब्रेक हो गया। तो अब बात ये आ रही है यहाँ पे, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, यानी कि टाइप 1 प्लाज्मिनोजन कैसे माइग्रेट हुआ ब्लड क्लॉट में और कैसे इसने पूरा अपना इफेक्ट रिड्यूस किया। ना माइग्रेशन टू सेल सरफेस, मैंने क्या बताया आपको कि टाइप 2 जो हमारा प्लाज्मिनोजन होता है, सपोज ये एक सेल है, कोई भी सेल हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीवर सेल हो सकती है, किडनी की सेल हो सकती है, किसी भी ऑर्गन की सेल हो सकती है। तो मैंने क्या बोला कि जो टाइप 2 प्लाज्मिनोजन है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, हमारे सेल सरफेस में चला जाता है। सपोज ये वो हमारा प्लाज्मिनोजन है, हमारे सेल सरफेस में चला गया। अब ये क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन मैंने बोला ब्लड में जब तक था इनएक्टिव था और साथ ही साथ क्लोज स्टेट में था, एक्टिव नहीं हुआ था। तो जैसे ही यहाँ सरफेस में जाएगा तो क्या होगा, अब इन फैक्टर्स की वजह से इसका भी एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। जो ये प्लाज्मिनोजन है किस में बदल जाएगा, हमारा प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ये हमारा क्या है, प्लाज्मिन, यानी कि अब हमारे सेल सरफेस में प्लाज्मिनोजन ना होके क्या है, प्लाज्मिन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, सेल सरफेस में ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है आपका, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिब्रिनोलाइसिस का जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि फिब्रिनोलाइसिस टाइप 1 से हमें मतलब था, बट मैं टाइप 2 आपको बता देती हूँ। सेल सरफेस में जब ये प्लाज्मिनोजन जाता है ना, तो ये क्या करता है, एक्टिव होता है, ठीक है, प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होते ही ये क्या करेगा, जो हमारे सेल में, सेल के सरफेस में मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज आपका एंजाइम होता है, उसे ये एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, प्लाज्मिन ने क्या किया, सरफेस में प्रेजेंट मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम जो है हमारा, इसको एक्टिव कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा ना, तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, पता है आपको क्या क्या करता है ये हमारा एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, नई ब्लड वेसल बनाने में हेल्प करता है, एम्ब्रायोजेनेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है, जो एम्ब्रायो फॉर्म हो रहा है आपका, ठीक है, मेल और फीमेल के गैमेट्स के मिलने की वजह से जो जाइगोट बना है फाइनली एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, उस पूरे दौरान इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखो नई ब्लड वेसल्स भी बनती है ना, जो फीटस को मिलेंगी। इसके अलावा ये क्या होता है, हमारा मेटास्टेसिस में भी इसका बड़ा रोल है। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या है, ये बेसिकली मैं किस मेटास्टेसिस की बात कर रही हूँ, कैंसर मेटास्टेसिस की, ठीक है। जो अगर सपोज बॉडी के किसी एक पार्ट में, किसी एक ऑर्गन में कैंसर हुआ है, तो हम देखते हैं ना ज्यादातर हमारा क्या होता है, मेटास्टेसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। वो जो कैंसर सेल्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाती हैं और वहां पे भी फिर कैंसर होने लगता है। तो ये जो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज है, ये कैंसर जो मेटास्टेसिस है, कैंसर सेल की मेटास्टेसिस जो हो रही है, उसको भी क्या करता है आपका, उसको भी आपका क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मिनोजन की वजह से आपका कैंसर मेटास्टेसिस हो रही है, ठीक है, सेल सरफेस में जो प्लाज्मिनोजन है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट रोल है किसके, आपके प्लाज्मिनोजन के। किस प्लाज्मिनोजन की बात की मैंने, जो आपका टाइप 2 प्लाज्मिनोजन है, जो कि कहाँ गया है, आपका सेल सरफेस में माइग्रेट होके गया है, और वहां पे ये क्या करता है, बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, एंजियोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, कैंसर सेल मेटास्टेसिस, ये सारे इसके फंक्शन है। तो ये आपको टाइप 2 से अभी हमें इतना नहीं लेना देना, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसका जिक्र हुआ है तो आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पे हमारा फिब्रिनोलाइटिक एजेंट किस पे काम करेंगे, टाइप 1 प्लाज्मिनोजन पे, क्योंकि वही है जो हमारा ब्लड क्लॉट में जाके क्या कर रहा है, फाइनली जो आपका फिब्रिन का जो स्ट्रैंड है उन्हें तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये था फिब्रिनोलाइसिस, कि नेचुरली हमारी बॉडी में फिब्रिनोलाइसिस कैसे होती है, जो फिब्रिन का क्लॉट बना है वो कैसे ब्रेक होता है।
इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स हैं वो कैसे इस प्रोसेस को मिमिक करती हैं, और एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट भी हम देखेंगे कि अगर हमें इस प्रोसेस को होने से रोकना है तो जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो क्या करती है बेसिकली। ठीक है, बहुत शॉर्ट में इसका इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर जो दिमाग में रखने वाली बात थी वो यही थी। अगर आपको फिब्रिनोलाइसिस समझ में आ गई है तो एजेंट्स तो बस आपको नाम याद करने हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो याद करनी है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।